एग्जाम नजदीक है। बहुत सारे बोर्ड का तो टाइम टेबल भी आ गया है, फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, जनवरी चल रहा है, तो हमें जल्दी जल्दी रिवाइज करने की जरूरत है इकोनॉमिक्स को। तो रिवाइज जब करना है तो हर चैप्टर को, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक शॉट में, वन शॉट में क्लियर करें। तो आज से मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो, और उन वन शॉट में मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगा जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। शुरुआत करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 से, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, साथ ही साथ यहाँ हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। इसमें बेसिकली जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक समस्याएं क्या क्या है, और सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है केंद्रीय समस्याएं। चलिए हम इन सारी टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें एग्जाम में किसके, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र यानी कि अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में अगर पढ़ने जाएंगे तो अर्थशास्त्र को दो शब्दों में बांटा गया है, एक है अर्थ और दूसरा जो शब्द है वो है शास्त्र। यहां पर अगर अर्थ की बात है, अर्थ का मतलब होता है पैसा, इसका मतलब धन यानी कि वेल्थ, दैट मीन्स मनी, ठीक है, अर्थ का मतलब होता है। वहीं पर अगर हम शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, दैट मीन्स इंग्लिश में बात करेंगे इसको बोलते हैं टू स्टडी, स्टडी करना, ठीक है, ये हो गया। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो यहां पर अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन करना। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इसके बारे में सर्वप्रथम जो बताया था एक अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर एडम स्मिथ। कौन थे? प्रोफेसर एडम स्मिथ। इन्होंने ही कहा था, क्या कहा था, एक अर्थशास्त्र के बारे में कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसका मतलब होता, इन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र में उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो धन से संबंधित अर्थ करते हैं। इसका मतलब उन्होंने क्लियर कहा था वो सभी व्यवहार तो क्या हो, धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हालांकि पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने धन से संबंधित प्राचीन समय, बहुत पुराने समय में, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इनके इस अवधारणा को थोड़ा बदलाव किया। बदलाव करने के क्रम में सबसे पहला जो था प्रोफेसर मार्शल साहब, जो कहा जाता है एडम स्मिथ के शिष्य थे। मार्शल ने कहा कि यह बात सही है कि मनुष्य हमेशा धन के लिए कार्य करता है, सभी क्रियाएं धन से संबंधित होती है, लेकिन उनको था कि धन से पहले लोग अपना क्या समझता है, लोग चाहता है कि अपना कल्याण करें, मतलब कल्याण से संबंधित क्रियाओं का संबंध अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे कल्याण क्या होता है। कल्याण का मतलब होता है लोगों को अच्छा खाना मिले, ठीक है, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े हो, ठीक है, लोगों को पास रहने के लिए घर हो, लोगों को पास अच्छी शिक्षा हो। तो ये सभी जब पद होंगी तभी कहेंगे वो कल्याण में उनका कल्याण हो रहा है। तो और ये सभी चीजें फ्री फोकट में तो आती नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब मनुष्य कल्याण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करेंगे वही अर्थशास्त्र है, जो कि प्रमुख आर्थिक क्रियाओं से जोड़ दिया गया। इसके बाद बहुत सारे अर्थशास्त्री आए, जैसे रॉबिन्सन आए, सैमुअल्सन जी आए, इन सब लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया और कहा अर्थशास्त्र क्या है। तो ऐसे में इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आज के टाइम में अर्थशास्त्र के पर्पस है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मनुष्य की अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग का अध्ययन करता है। मतलब ये कहता है कि लोगों की जो अनंत आवश्यकता है
उसकी पूर्ति सीमित संसाधनों के द्वारा कैसे की जाए। हालांकि हम अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए जो भी कार्य हम करते हैं उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करने के शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो जब अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमें समझना पड़ता है अर्थशास्त्र के प्रकार। जब अर्थशास्त्र के प्रकार को समझेंगे तो यहाँ पर दो शब्द निकल के आता है। एक होता है वास्तविक अर्थशास्त्र, वास्तविक अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है आदर्श अर्थशास्त्र। वास्तविक और आदर्श अर्थशास्त्र। जब हम वास्तविक अर्थशास्त्र की बात करते हैं कि ये वो अर्थशास्त्र है जो क्या करता है, वास्तविक तथ्यों की बात करता है, जो वास्तविक तथ्यों एवं समस्याओं की बात करता है, जो ये बताता है कोई समस्या क्यों है, कैसे है और कोई समस्या क्या है। जब इन सभी समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो उसको वास्तविक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कहा जाता है, एग्जाम्पल दे, भारत में 21% आबादी गरीब है। तो ये अर्थशास्त्र का एक संदर्भ है जो तथ्यों की बात करता है कि 21% लोग गरीब है, ठीक है। जबकि आदर्श अर्थशास्त्र क्या है, जो ये बताता है, एक आदर्श प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? आदर्श प्रस्तुत करता है, जो ये बताता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर सजेशन दिया जाता है, बेसिकली यहाँ पर सुझाव प्रस्तुत किया जाता है, सुझाव दिया जाता है कि क्या होना चाहिए, क्या किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जैसे भारत में गरीबी क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, लेकिन ये वास्तविक तथ्यों की बात नहीं करता है। यहाँ पर सजेशन आता है, यहाँ पर फीडबैक आता है, और ये वास्तविक तत्वों की विज्ञान की बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्थशास्त्र के दो प्रमुख प्रकार। अब अर्थशास्त्र, क्योंकि जब हम कहेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य क्रियाओं का अध्ययन करता है, और मनुष्य की क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो ऐसे में अर्थशास्त्र के जो अध्ययन के क्षेत्र धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। तो ऐसे में क्या हो गया, एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर रैगनर फिश, प्रोफेसर रैगनर फिश। उन्होंने क्या किया, जो अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र को अध्ययन के आधार पर इसको दो प्रमुख शाखाओं में बांट दिया। अर्थशास्त्र की शाखाएं दो प्रमुख ब्रांच में बांट दिया गया, जिसमें पहले ब्रांच का नाम दिया गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा है, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। दूसरा हमारा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरे वाले का नाम है। तो जब हम उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के आधार पर किसे, जब हम अर्थव्यवस्था की, जब हम किसकी, अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म या व्यक्तिगत चरों या समस्याओं का क्या करें, अध्ययन करें, तो वो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र है। मतलब वो अर्थशास्त्र, वो चीजें जो व्यक्तिगत रूप से पाई जाती हैं, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी रही है, एक व्यक्ति एक वस्तु से जुड़ा होता है, ऐसी चीजों का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं व्यष्टि। क्योंकि व्यष्टि का मतलब ही होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा। वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की कैसी समस्या है, सामूहिक। यहाँ पर क्या होता है, सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक समस्या मतलब जैसे हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की, जो पूरे राष्ट्र की आय है, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे सरकार के बजट के बारे में, जैसे बात करते हैं हम मुद्रा के बारे में, जैसे बात करेंगे हम रोजगार के बारे में। ये एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। तो जब इन समस्याओं का अध्ययन करते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र है। वहीं पर जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करेंगे एक उपभोक्ता के व्यवहार, उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे हम बात करेंगे एक उत्पादक क्या चाहता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे हम बात करेंगे एक बाजार किस प्रकार चली जाती है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है।
जब हम बात करेंगे किसी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। मतलब साहब है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम एवं व्यक्तिगत चरों का अध्ययन किया जाता है। तो जब इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। विशेषता अक्सर पूछा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं। तो जब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली विशेषता है कि इसमें अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम चरों का अध्ययन किया जाता है। वो चरें जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है और सूक्ष्मतम होती है, छोटी छोटी। यहां पर अर्थव्यवस्था की कैसी व्यक्तिगत चरों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत चरों का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्मतम चरों का अध्ययन और व्यक्तिगत चरों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट विशेषता है, यहां पर कीमत क्या चीज है, कीमत सिद्धांत काम करता है। कि बस किसी भी, यहां पर बेसिकली हम ये देखते हैं कीमत सिद्धांत का मतलब होता है किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, या फिर किस उत्पादन के प्रमुख साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। इस सिद्धांत पर यह व्यष्टि अर्थशास्त्र कार्य करता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं होंगी। तो विशेषताओं को समझने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या महत्व को समझना होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व क्या है। तो जब हम इसके महत्व की बात करते हैं, महत्व का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या उपयोग है, क्या इंपॉर्टेंस है। जब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग क्या होता है, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। देश में आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना है और आर्थिक नीतियां डायरेक्टली व्यक्तिगत रूप से लोगों को ही इफेक्ट करती हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति विशेष हमारी नीतियों से प्रभावित होती है, उस पर क्या असर पड़ता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो है अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी जो समष्टि अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थव्यवस्था लोगों से मिलके है। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लेते हैं तो पता चल जाता है अर्थव्यवस्था एक्चुअली में हमारी कैसे चल रही है। इसके अलावा देश के प्रबंध संबंधी निर्णय जो लिया जाता है उसमें सहायक है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से, इसके अलावा अगर बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्व, राजस्व नीति में सहायक है। क्यों? क्योंकि राजस्व लोगों से वसूला जाता है। अगर टैक्स के संबंधित जो नीतियां होती है वो लोगों को क्षमता को देख के बनाई जाती है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसके क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहला है, किसके बारे में बात करेंगे, मांग। मांग के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। मांग का सिद्धांत बताता है कि यहां पर किस प्रकार से एक उपभोक्ता व्यवहार करता है। ये उपभोक्ता व्यवहार की बात करता है। उपभोक्ता वस्तुओं को कैसे खरीदता है, कब खरीदता है, उसकी मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं, मांग के पीछे कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत कार्य करते हैं, कभी चीज लोगों की मांग बढ़ जाती है, कभी लोगों की मांग कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से इस व्यष्टि अर्थशास्त्री हमें समझाता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो क्या है, उत्पादन। ठीक है, उत्पादन के सिद्धांत। उत्पादन के सिद्धांत मतलब एक उत्पादक किस प्रकार से, यहां पर बात करते हैं उत्पादक व्यवहार। उत्पादक व्यवहार कि एक उत्पादक किस प्रकार से व्यवहार करता है।
एक उत्पादक लाभ के लिए काम करता है, लाभ के लिए वो किस प्रकार से लाभ प्राप्ति कर सकता है, वस्तु का उत्पादन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रमुख सहायक चीजें कौन कौन सी है, कौन कौन से साधनों का प्रयोग होता है, इन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा कीमत निर्धारण सिद्धांत, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी वस्तु विशेष, वस्तु या सेवा, इन वस्तु और सेवा की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, किस आधार पे होता है। और तीसरा है साधन कीमत निर्धारण, ठीक है कि और चौथी बात उसमें पढ़ा जाता है कि उत्पादन के लिए जितने भी साधन चाहिए, जैसे उत्पादन के लिए हमें चाहिए भूमि, ठीक है, उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए, पूंजी। तो भूमि तो फ्री में नहीं मिलेगा, पूंजी भी फ्री में नहीं मिलेगा, इसके भूमि के बदले में क्या दिया जाता है, किराया देना पड़ता है, और पूंजी के बदले में क्या देना पड़ता है, ब्याज। तो ये कितना किराया कितना ब्याज होगा, इस बात का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है कि किराया का निर्धारण कैसे होगा, लगान सिद्धांत बोलते हैं, ब्याज सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है, रिकॉर्डों का सिद्धांत है, इन सभी चीजों के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूरी जानकारी आपको। हालांकि इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और बनता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। अंतरों के बारे में मैंने समष्टि अर्थशास्त्र जब पढ़ाया था तभी मैंने डिटेल सबको बता दिया था, फिर भी कोई कंफ्यूजन है जरूर बताइएगा, मैं अंतर के बारे में जो वीडियो है वो अलग नेक्स्ट वीडियो में आपको इंक्लूड कर लूंगा। अब बारी है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे जो छूटे हुए है, जो एग्जाम में लगातार इंपॉर्टेंट आता रहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आर्थिक समस्या। शॉर्ट में आता है आर्थिक समस्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अब आर्थिक समस्या क्या है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लोगों की, मनुष्य की, इसको लोग क्या है थोड़ा सही से जाते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं यानी कि जरूरतें, डिजायर्ड, वो कैसी है, अनंत होती है, कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए जो साधन है, लोगों के पास जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं, साधन सीमित होते हैं। लोगों की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उसकी जरूरत पूरा करने के लिए उसके बाद जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करें। लेकिन होता ये क्या है कि जो भी साधन हमारे पास मौजूद होते हैं, उन साधनों के प्रयोग करने के लिए विभिन्न विकल्प है, यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं। तो उन विभिन्न विकल्पों में से क्या चुनना होता है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है, और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना ही एक समस्या, क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना पड़ता है। तो सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने का को ही एक बहुत बड़ी समस्या कहते हैं, और इस समस्या का नाम दिया जाता है चुनाव की समस्या, चुनाव की समस्या। और वास्तव में कि हम अपनी आवश्यकता के लिए साधनों का प्रयोग किस प्रकार से करें, या किस आवश्यकता की पूर्ति करें जो हमारे साधन है, तो इस चुनाव की, सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने की समस्या को ही अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, हमारा आर्थिक समस्या कहा जाता है। समझ में आ गया जब आर्थिक समस्या की बात करते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ऐसी समस्या आती ही क्यों है, ठीक है, आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, इनके पीछे कौन, सबसे दो इंपॉर्टेंट दो कारण तो मैंने बता दिया, फिर भी इसके कारणों की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका कारण है कि लोगों की आवश्यकताएं, जो दोबारा बताना, लोगों की आवश्यकता क्या होती है, अनंत होती है, जो कभी खत्म नहीं होती है। और दूसरी जो समस्या है कि जो आवश्यकता लोगों की ऐसा नहीं एक जैसी है, आवश्यकताओं में क्या होता है, अंतर होता है, सबकी आवश्यकता अलग है। किसी को अच्छा खाना चाहिए, किसी को अच्छी शिक्षा चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, हर किसी की आवश्यकताएं एक दूसरे से अलग है, और ये अलग आवश्यकताओं के होने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किस आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करें। उसके बाद तीसरा है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या होते हैं, साधन सीमित होते हैं। चौथा, चलो साधन सीमित है वो समझ में आ गया, जो साधन होते हैं
साधनों के विभिन्न विकल्प भी मौजूद होते हैं, विभिन्न विकल्प मौजूद होती है। एक साधन का प्रयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। और पांचवी सबसे बड़ी समस्या इसके होते हैं, हमें क्या करना होता है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। सबसे बड़ा ये है कि हम किस तरह से चूज करें, चयन करें, चॉइस होता है, प्रॉब्लम चॉइस, ये सबसे बड़ी है। और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपको इसके बारे में लिखना है डिटेल से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक में। और हमारा लास्ट टॉपिक क्या है आज की इस क्लास का? लास्ट टॉपिक हमारा है जो एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें टॉपिक है केंद्रीय समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की तरफ जाए तो इस किसी भी अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख समस्या होती है साधनों के आधार पर। सबसे पहली समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए एवं कितनी मात्रा में की जाए, ये पहली समस्या है। नंबर 2, उत्पादन कैसे किया जाए। और नंबर 4 होता है उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है। ये सॉरी, ये नंबर 3 है, नंबर 4 लिख दिया, सॉरी। तो तीन प्रमुख समस्या होती है अर्थव्यवस्था की, और ये इसको केंद्रीय समस्या कहते हैं क्योंकि ये केंद्र को सुलझाना होता है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करना ये केंद्र की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए केंद्रीय समस्या के, और अर्थव्यवस्था में इसी समस्याओं के इर्द गिर्द ही बाकी सारी समस्याएं घूमती है, और इसी को पूरा करने से रिलेटेड अर्थव्यवस्था हमारी कार्य प्रणाली शुरू होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली समस्या, उत्पादन। क्या उत्पादन किया जाए? क्या उत्पादन किया का मतलब होता है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है लोगों की किन आवश्यकता की पूर्ति हो, किन आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसका मतलब होता है यहां पर ये जो समस्या है ना, किसकी समस्या है, ये चुनाव की समस्या है। किसकी समस्या है? चुनाव की समस्या है। चुनना पड़ता है लोगों की किन आवश्यकता की पूर्ति हो। लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सबसे पहले किस आवश्यकता की पूर्ति हो, क्योंकि इतने संसाधन उपलब्ध ही नहीं है सरकार के पास कि लोगों की हर एक समस्या को पूरा कर सके। तो यहाँ पर सरकार को चुनना होता है कि किन आवश्यकता की पूर्ति हो। मान लो लोगों को भोजन, भरपेट भोजन चाहिए, और भोजन देने के लिए किसका उत्पादन करना है, गेहूं का उत्पादन करना है। तो सबसे पहले किस आवश्यकता की पूर्ति, ये पता करने के बाद इसी के साथ दूसरा पॉइंट है कितनी मात्रा में। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड वे में तो हम पूरा नहीं कर सकते, गेहूं अनलिमिटेड नहीं सकते कि जितना चाहिए भाई ले जाओ पेट भर के, नहीं। हमें ये बताना चाहिए लोगों को गेहूं कितनी मात्रा में दी जाए, मतलब कितना उत्पादन किया जाए, मतलब होता है लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कितनी मात्रा तक, अनलिमिटेड तो हो ही नहीं सकता। तो हम ये मान के चलते थे कि एक माह में एक व्यक्ति को कितना, एक माह में एक व्यक्ति को 10 केजी गेहूं देना है, ठीक है। कितना देना है? 10 केजी। एसके में देश में हमें कितना, 100 टन गेहूं का उत्पादन करना पड़ेगा। हमें कितना चाहिए? 100 टन गेहूं चाहिए। चलो ठीक है, हमने ये समस्या का चुनाव कर लिया कि सबसे पहले भोजन देना है और एक व्यक्ति को 10 केजी देना है, इसके लिए हमें 100 टन गेहूं चाहिए और 100 टन। अब दूसरी समस्या आती है उत्पादन कैसे किया जाए। मतलब ये हुआ कि 100 टन गेहूं आएगा कहां से, मतलब उत्पादन विधि क्या होगी। चाहिए तो चाहिए, लेकिन बात है उत्पादन विधि कैसी होगी। विधि का मतलब होता है ये समस्या किसकी है, ये उत्पादन तकनीक की समस्या है कि यहां पर चुनना पड़ेगा कि हम गेहूं का उत्पादन किस प्रकार से करें। तो ऐसे में एक अर्थव्यवस्था में बस किसी भी चीज की उत्पादन करने की दो विधियां होती हैं, एक है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा है
पूंजी प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। यहां पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि इसकी वस्तु का उत्पादन किसके साथ हो, रोजगार के उत्पादन का हो, कि उत्पादन भी हो, लोगों को रोजगार भी मिले, कि श्रम प्रधान तकनीक बोलते हैं लोगों को। लेकिन यहां पर बात होती है अधिकतम उत्पादन की, किसकी, अधिकतम उत्पादन की बात होती है, और यहां पर रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब पूंजी की मात्रा से प्रयोग किया जाता है। तो किसी देश में अगर तुरंत उत्पादन चाहिए पूंजी प्रधान, और लोगों को रोजगार देना है तो रोजगार प्रधान मतलब श्रम प्रधान। तो इन दोनों में से एक विशेष तकनीक का, अब देश में किस चीज की आवश्यकता है, रोजगार की, तो श्रम प्रधान तकनीक का। देश में उत्पादक की जरूरत है तो पूंजी प्रधान, दोनों का प्रयोग। अब इसमें भी चुनाव कर लिया कि कौन सी विधि का अब बात होती है। चलो हमारे पास क्या हो गया, 100 टन गेहूं उपलब्ध है, आ गया। जैसे ही प्रोडक्शन किया हो, हमने लोगों को रोजगार देते अपने खेतों में उगाया, हमारे पास क्या आ गया, गेहूं आ गया। अब बात होती है 100 टन गेहूं को लोगों तक पहुंचाए कैसे, मतलब ये हुआ कि जो गेहूं का उत्पादन है, खासकर देश के जो गरीब वर्ग है उन तक गेहूं जाएगा कैसे। इसका मतलब पहुंचाए का मतलब होता है, ये जो समस्या है किसकी समस्या है, ये वितरण की समस्या है। किसकी, वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है कि लोगों तक किस प्रकार से उत्पादन का फायदा पहुंचे। खासकर देश के जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, क्योंकि पैसे वाले तो किसी तरह अरेंज कर ही लेंगे, गरीबों तक कैसे हो जाए, तो इस बात पे ध्यान दिया जाता है। इसी को दर्शन करते हुए सरकार ने पीडीएस शुरू किया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां लोगों को सस्ता अनाज राशन की दुकान में उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार से देश की हर एक समस्या का समाधान किया जाता है। हर टाइम एक जैसा, मतलब सबके लिए बराबर कार्य नहीं किया जा सकता, चुनना पड़ता है। जैसे हमारे परिवार है, पापा अगर कमाते हैं तो घर में 4-5 लोगों की सबकी जरूरत है। मम्मी को अच्छी साड़ी चाहिए, बहन को आज के टाइम में नए नए जो चीजें चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, सबकी जरूरत है। लेकिन ध्यान में रखना पड़ता है जितना हमारे पास साधन है, मतलब इनकम, साधन का मतलब यहाँ पर है पैसों से है, जितने पैसे हैं उनका प्रयोग करते हुए ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो चुनाव करना पड़ता है हमेशा कि आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा, उसके बाद ही सारी क्रियाएं पूर्ण होती है। ठीक है, यही है अर्थशास्त्र, यही है व्यष्टि अर्थशास्त्र। आगे आने वाले चैप्टर में हम बारीक सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जरूरत है कि आप हमारा साथ दें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आपकी क्वेश्चंस पूरी तरीके से सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड बाय।